अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्रीवियसली हम लोगों ने गॉस सेडल मेथड डिस्कस करा था। ठीक है, अब हम लोग एक और मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम लोग न्यूटन रॉप्सन पावर फ्लो सॉल्यूशन का नाम देते हैं। अच्छा, हम क्यों डिफरेंट मेथड्स डिस्कस कर रहे हैं, मींस व्हाई गॉस सेडल मेथड इज़ नॉट एनफ टू सॉल्व पावर फ्लो सॉल्यूशन। तो रीज़न ये है कि गॉस सेडल मेथड जो था वो एक कह सकते हैं हम कि एक बिल्कुल एक इनिशियल मेथड था जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे थे, पावर फ्लो सॉल्यूशन निकाल रहे थे। अच्छा, अब हमारे पास थोड़ी एडवांसमेंट आई तो हमारे पास मेथड्स भी क्या हुए, इम्प्रूव होना स्टार्ट हुए। तो न्यूटन रॉप्सन पावर फ्लो सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ मच मोर इम्प्रूव्ड मेथड इन कंपैरिजन विद गॉस सेडल। अच्छा, किस तरह से ये इसमें इम्प्रूवमेंट आई है, तो इम्प्रूवमेंट इन दैट सेंस कि हमारे पास गॉस सेडल में एक प्रॉब्लम ये हो सकती थी कि जो हम लोग नंबर ऑफ आइट्रेशंस परफॉर्म करते थे तो उसमें में भी हमारे पास जो सॉल्यूशन हो वो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या हो रहा हो, कन्वर्ज नहीं हो रहा हो। इट मीन्स वो डाइवर्जेंस की तरफ जा रहा हो, जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी डेफिनेट सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा होता आफ्टर परफॉर्मिंग मल्टीपल आइट्रेशंस। तो न्यूटन रॉप्सन मेथड इस मामले में कह सकते हैं थोड़ा सा बेहतर है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं लार्ज पावर सिस्टम्स की, इट मीन्स अ सिस्टम हैविंग मोर नंबर ऑफ बसेस, तो वहाँ पे हम न्यूटन रॉप्सन मेथड को ही प्रेफर कर रहे होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स एफिशिएंसी। उसके अलावा एक और जो प्लस पॉइंट हमारे पास आता है न्यूटन रॉप्सन मेथड यूज़ करने का, वो ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ आइट्रेशन कभी भी पावर सिस्टम साइज़ के ऊपर नहीं डिपेंड कर रही है यहाँ पे, कि अगर भाई 6 बस सिस्टम है, 13 बस सिस्टम है या 40 बस सिस्टम है तो नंबर ऑफ आइट्रेशन बहुत ज़्यादा होंगी, और अगर 3 बस सिस्टम है तो नंबर ऑफ आइट्रेशन बहुत कम होंगी। तो इस तरह की कंडीशन हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रही होगी। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ जो है वो न्यूटन रॉप्सन में जो हम देख रहे हैं, तो न्यूटन रॉप्सन पावर फ्लो सॉल्यूशन में हम लोग जो आइट्रेशन परफॉर्म कर रहे होंगे उसके अंदर हम लोग चेंज इन वोल्टेजेस या चेंज इन करंट या चेंज इन वट एवर अननोन वैल्यू वी आर फाइंडिंग आउट, वो जो चेंज उसमें आ रहा होगा आफ्टर ईच आइट्रेशन वो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे और उस चेंज को फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में यूज़ करते हुए क्या है, सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। गॉस सेडल मेथड की अगर हम बात करें तो गॉस सेडल मेथड में हम लोग बार बार क्या करते थे कि प्रीवियस वैल्यू को नेक्स्ट आइट्रेशन में यूज़ करके न्यू वैल्यू फाइंड आउट करते थे, बट जो प्रीवियस वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू का चेंज होता था उसको हम डायरेक्टली कहीं पे यूज़ नहीं कर रहे होते थे, बट यहाँ पे हम एक ये पार्ट भी परफॉर्म कर रहे होंगे। इसी वजह से वी कैन से न्यूटन रॉप्सन मेथड इज़ कंसिडर्ड टू बी मच मोर सुपीरियर और much more powerful method, efficient method in comparison with Gauss-Seidel method। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा बहुत इसकी बेसिक से पहले कि न्यूटन रॉप्सन पावर फ्लो सॉल्यूशन के अंदर भी हमारे पास एम वही है, वी हैव टू फाइंड आउट अननोन वैल्यूज, बिकॉज एट ईच बस हमारे पास 2 पैरामीटर्स नोन होते हैं और 2 पैरामीटर्स हमारे पास अननोन होते हैं। तो यहाँ पे हम इस बिल्कुल एक बेसिक डायग्राम अगर हम देखें, ठीक है, लेट्स से वी हैव एन बस सिस्टम है हमारे पास। ये हमारे पास लेट्स से कह सकते हैं हम कि स्लैक बस आ गई, एंड देन ये हमारे पास अदर कनेक्टिंग बसेस हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं करंट की इक्वेशन की बात करूँगा, बाय ओम्स लॉ आई बराबर होता है V अपॉन जेड के।
बट हम लोग यहाँ पे एडमिटेंस कंसिडर कर रहे होते हैं, सो वी विल टेक एडमिटेंस हेयर इंस्टेड ऑफ इम्पिडेंस। तो हमारे पास आई बराबर हो जाएगा वी वाई के। अब आई जो है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बसेस के थ्रू आई आ रहा है, तो हम यहाँ पे समीशन फॉर्म में वही ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला लिख देंगे। देन इसी पार्ट में अगर हम देखें वाई आई जे और वी जे को, तो इसको अगर मैं पोलर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या होगा, वाई आई जे एंगल थीटा आई जे आ जाएगा और वी जे एंगल थीटा जे आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसी इक्वेशन का पोलर वर्जन मेंशन हुआ है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स पावर का अगर हम फॉर्मूला देखें तो एस हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास एस बराबर था वी आई कॉन्जुगेट के, और अगर मैं आई से कॉन्जुगेट रिमूव करूं तो ऑन द लेफ्ट मुझे एस के ऊपर कॉन्जुगेट लगाना होगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे हो जाएगा वी आई कॉन्जुगेट आई आई। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स पावर का हमारे पास ये फॉर्मूला नज़र आ रहा है। इसी फॉर्मूले को मैं अगर क्या करूं, थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं, मींस ये जो वी आई 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 आ रहा है, तो इसके अंदर अगर हम लोग क्या करें, करंट की वैल्यू यहाँ से प्लेस कर दें, तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो वी आई कॉन्जुगेट था, तो पोलर फॉर्म में अगर मैं लिखूँगा उसको तो वी आई मैग्नीट्यूड देन एंगल माइनस थीटा आएगा, और उसके बाद जो करंट की वैल्यू थी यहाँ पे वो वैल्यू इधर एज इट इज़ आ जाएगी। तो ये तो हमारे पास उसी फॉर्मूले की एक्सपेंशन हो गई। अब फ्रॉम दैट फॉर्मूला हम अगर कहें कि यार रियल और रिएक्टिव पावर वाला पार्ट हमें निकालना है, तो उसके लिए अगर मैं इसी इक्वेशन को, पहले तो एक काम ये हो सकता है कि इसी इक्वेशन को अगर हम मर्ज कर दें, मर्ज इन दैट सेंस कि यहाँ पे पोलर फॉर्म में सब चल रहा है, तो भाई पोलर फॉर्म में अगर चल रहा है तो मैं इसको भी अंदर ले आता हूँ। ठीक है, समीशन के अंदर ले आऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज यहाँ पे वी आई चल रहा है, यहाँ जे चल रहा है। बट फ़ायदा ये होगा कि पोलर फॉर्म है तो ये एंगल्स आपस में ऐड हो जाएंगे। अच्छा, अब अगर मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन से पोलर फॉर्म को ओपन करूं, तो पोलर फॉर्म जब भी ओपन होती है वो कॉस फंक्शन के साथ होती है। ठीक है, और अगर यहाँ पे मेरे पास दो पार्ट्स आ रहे हैं, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट, तो मैं यहाँ रियल पार्ट को कॉस फंक्शन से ओपन करूँगा, बाकी देख सकते हैं साइन थीटा जो मेरे पास चल रहे थे, ये थीटा एज इट इज इसके अंदर आ गए। और जब हम बात करेंगे इमेजनरी पार्ट की, तो इमेजनरी पार्ट में क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा था तो यहाँ पे माइनस आ गया, और इसको मैंने साइन फंक्शन की फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया। तो ये जो दो इक्वेशंस हैं, ये हमारे पास इक्वेशंस देखा जाए तो ये इक्वेशंस कहलाएंगी इक्वेशंस फॉर फाइंडिंग आउट रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर। अब जो इसकी राइट हैंड साइड है, इस पार्ट को हम एक्सपेंड करेंगे यूजिंग टेलर सीरीज मेथड। टेलर सीरीज मेथड मे बी आप लोगों ने मैथमेटिक्स के किसी कोर्स में पढ़ा हो, इफ़ नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पे हम वो टेलर सीरीज मेथड की जो एक्सपेंशन है वो अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आ रही थी, इस इक्वेशन को जब हम टेलर सीरीज मेथड से एक्सपेंड करेंगे, यानी कि पी आई और क्यू आई को, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से एक्सपेंड होके आएगी। यस, आप देख सकते हैं इट्स अ ह्यूज इक्वेशन, बट टेलर सीरीज एक्सपेंशन में हमारे पास कुछ इसी तरह से क्या होती है, इक्वेशन एक्सपेंड होके आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास पी आई और क्यू आई आ रहा था, तो वो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, चेंज इन पी टिल एंड देन चेंज इन क्यू टू टिल एंड, बस सही। उसके बाद हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है, दिस इज कॉल्ड जैकोबियन मैट्रिक्स, यानी कि ये जो पार्ट हमारे पास आ रहा है, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड जैकोबियन matrix. अच्छा, in this Jacobian matrix
ये हमारे पास पार्ट J1 से रिप्रेजेंट होगा, दिस इज J2, J3 एंड J4। ये चारों पार्ट्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। डिफरेंट इन दैट सेंस, अगर हम J1 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव होगा P2 का विद रिस्पेक्ट टू θ2, देख सकते हैं, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ रियल पावर है हमारे पास रिस्पेक्ट टू θ2 टिल θn। और इसी तरह इधर भी हम देखें तो यही पार्शियल डेरिवेटिव कहाँ तक जाएगा, टिल रियल पावर एट n बस। देन J2 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव होगा रियल पावर का, बट दिस टाइम रिस्पेक्ट टू वोल्टेज V2, ठीक है। और ये भी Vn तक जाएगा और ये पावर भी हमारे पास क्या होगी, ये Pn तक हमारे पास जाएगी। उसके बाद J3 की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव जो आ रहा है वो आ रहा है रिएक्टिव पावर का। तो अगर इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे ऊपर रियल पावर चल रही थी, नीचे रिएक्टिव पावर, तो यही इसी तरह इसको इस पार्ट को यहाँ पे एक्सपेंड किया, ऊपर रियल पावर नीचे रिएक्टिव। अब यहाँ पे हम रिएक्टिव पावर को पार्शियली क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू θ2 टिल θn। और इसी तरह ये भी रिएक्टिव पावर 1 by 1 चेंज होगी फ्रॉम θ2 टू θ3 टिल θn। उसके बाद J4 के अंदर हम उसी रिएक्टिव पावर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू V2, और ये भी हमारे पास V2 से Vn तक जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो एक और मैट्रिक्स आ रहा है, इसको वेक्टर मैट्रिक्स का भी पहले हम नाम दे रहे होते थे, तो यहाँ पे ये हमारे पास एक्चुअली क्या बता रहा होगा, ये हमें बता रहा होगा चेंज इन थीटा फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। चेंज इन थीटा एट डिफरेंट आइट्रेशंस, यानी कि चेंज इन थीटा 2, 3, 4, थीटा 2 से इस वजह से थीटा 1 नोन होता है। और ये नीचे वाले पार्ट में हमारे पास चेंज इन वोल्टेज बताएगा, और ये चेंज इन वोल्टेज भी देखें V2 से स्टार्ट होगा बिकॉज V1 नोन होता है, तो ये V2 से टिल Vn तक जाएगा। देखने में ये मैट्रिक्स हमें खासा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मीन्स इसमें बहुत सारी वैल्यूज नज़र आ रही हैं। ऑन द लेफ्ट हम एक्चुअली एट द एंड फाइंड आउट जो करेंगे वो हम कर रहे होंगे एक्चुअल पावर नहीं, बल्कि चेंज इन पावर। यही बात मैं स्टार्टिंग में भी की थी कि न्यूटन रॉप्सन मेथड में जो हम लोग वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, हम चेंज इन पावर या चेंज इन अननोन वैल्यूज़ हम कर रहे होंगे, कि जो भी वैल्यू अननोन है उसमें चेंज क्या आ रहा है वो हम यहाँ पे कंप्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये अभी डिस्कस करेंगे हम। तो इसी पार्ट को अगर मैं क्या करूँ, एक सिंपल इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ टेलर सीरीज मेथड को, तो वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगी। ये हमारे पास एक्सपेंडेड वर्जन था टेलर सीरीज मेथड का, और ये हमने क्या किया, ये हमने एक कह सकते हैं कि एक हमने स्मॉलर वर्जन उसी का रिप्रेजेंट करा हुआ है। ये J1, J2, J3, J4 क्या हैं यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। दिस पार्ट इज J1, दिस इज J2, दिस इज J3 एंड दिस इज J4। देन यहाँ पे चेंज इन थीटा एंड चेंज इन वोल्टेजेस आ गए, और एट दी एंड हमें यहाँ से मिल क्या रहा होगा, चेंज इन रियल पावर एंड चेंज इन रिएक्टिव पावर। अच्छा, अब यहाँ पे भी हमारे पास अगर हम रिकॉल करें गॉस सेडल मेथड, तो गॉस सेडल मेथड में जिस तरह से हमने एक कंडीशन देखी थी कि भाई हमारे पास कितने नंबर ऑफ अननोन्स आ सकते हैं, आउट ऑफ दोस अननोन्स वोल्टेज अननोन्स कितने होंगे, थीटा अननोन्स कितने होंगे, रियल पावर अननोन्स कितने होंगे, और रिएक्टिव पावर अननोन्स कितने होंगे। तो सेम यही चीज़ हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे।
अगर हम वोल्टेज कंट्रोल बसेस की बात करते हैं, हमारा वोल्टेज नोन होता है। तो अगर हम सपोज कर लें कि वी हैव m बसेस, m नंबर ऑफ बसेस आर वोल्टेज कंट्रोल, ठीक है, और जहाँ जहाँ वोल्टेज कंट्रोल बसेस होंगी तो उतनी ही हमारे पास इक्वेशन होंगी जिसमें क्या होगा, चेंज इन रिएक्टिव पावर एंड चेंज इन वोल्टेज आ रहा होगा। इसी तरह अगर हम बात करें रियल पावर की, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बसेस में से n-1 रियल पावर कंस्टेंट होंगे। और इसी तरह n-1 किस तरह से हमारे पास रियल पावर कंस्टेंट होंगे, तो n-1 इस वजह से कह रहे हैं कि हमारे पास जो भी लोड बस होगी उसके अक्रॉस अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे हमें रियल पावर दी हुई होगी। अच्छा, उसके बाद अगर n-1 रियल पावर कंस्टेंट है तो हमें पता है जो वोल्टेज कंट्रोल बस होती है उधर हमारे पास अगर देखा जाए वोल्टेज कंट्रोल बस में, यानी कि पीवी बस की अगर हम बात करें तो वहाँ क्यू भी अननोन होता है। तो इट मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं कि n-1 माइनस m हमारे पास रिएक्टिव पावर कंस्टेंट होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम जैकोबिन मैट्रिक्स की हम बात करें तो जैकोबिन मैट्रिक्स हमारे पास, क्योंकि रियल पावर की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर दो J1 और J2 दो जगहों पे आ रही थी, तो ये हमारे पास 2n-2 हो जाएगा। और फिर हमारे पास माइनस m जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा वोल्टेज की वजह से, वोल्टेज हमारे पास एक ही जगह पे वहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारे पास जैकोबिन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, जिसमें J1 जो है हमारे पास वो होगा हमारे पास n-1 इंटू n-1। J1 की अगर हम बात करें तो J1 हमारे पास क्या आता है, रियल पावर को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे रिस्पेक्ट टू थीटा टू एन टिल थीटा एन। थीटा की बात हो रही थी, इस वजह से n-1 आ रहा है बिकॉज हमारे पास जो स्लैक बस होती है उस पर थीटा गिवन होता है। फिर J2 की बात करेंगे तो J2 में हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास n-1 तो होगा, बट क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बात हो रही होगी वोल्टेजेस के रेफरेंस से, ठीक है। तो वोल्टेजेस के रेफरेंस से हमारे पास बात हो रही होगी, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो होगी n-1 इंटू n-1 माइनस m, क्योंकि माइनस m हमारे पास आ रहा था किसके लिए, वोल्टेज कंट्रोल बस के लिए। उधर भी हमारे पास क्या होगा, वोल्टेज गिवन होगा, क्योंकि n-1 एक तो आगे के वोल्टेज हमारे पास प्रोवाइडेड है फॉर स्लैक बस, बट उसके अलावा जो वोल्टेज कंट्रोल बस पीवी बस है उसका भी हमें गिवन होगा, तो वो n-1 माइनस m हो जाएगा। फिर J3 की बात करेंगे, रिएक्टिव पावर के रेफरेंस से n-1 माइनस m आएगा और फिर थीटा की वजह से n-1 आएगा। देन J4 की हम बात करते हैं तो J4 के अंदर हमारे पास देखा जाए तो रिएक्टिव पावर और वोल्टेज है, तो रिएक्टिव पावर के रेफरेंस से n-1 माइनस m और वोल्टेज के रेफरेंस से भी n-1 माइनस m ही आ रहा होगा। ये ऑर्डर्स किस तरह से वर्क करेंगे ये भी आगे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी नज़र आ रहा है खासा कॉम्प्लेक्स है, कुछ नया सिस्टम डिज़ाइन हो रहा है, बट जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप ये सब चीज़ें डिस्कस करते जाएंगे तो ये मैट्रिक्स सारे क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, ये हमारे पास जो डिफरेंट बसेस यानी कि J1, J2, J3 एंड J4 की जो पार्ट्स हैं उस पर जो बात हुई थी कि हम पार्शियल डेरिवेटिव उसके निकालेंगे, तो यहाँ पे ये ऑफ डायगोनल और डायगोनल के ऊपर क्या फॉर्मूले अप्लाई होंगे ये वो मेंशन करेंगे। n नॉट इक्वल टू k का मतलब ऑफ डायगोनल पे, और n इक्वल टू k यानी कि डायगोनल के ऊपर क्या क्या वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वो फॉर्मूले हमारे पास ड्राइव होके आए हुए हैं। ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पी के और क्यू के का फार्मूला याद होना चाहिए, और आप सिर्फ उन दोनों के अंदर ये फार्मूला अप्लाई करते जाएंगे, आपको ये इक्वेशन डायरेक्टली मिल जाएगी। सही है, पी के क्यू के हमारे पास यानी ये वाला पार्ट, आपको सिर्फ ये और ये पार्ट याद रहना चाहिए। अब आप जब यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको पता है कि भाई यहाँ पी आई यानी P2 हो गया और थीटा 2 के रेफरेंस से हो रहा है, तो आप इसी इक्वेशन को क्या करेंगे, P2 V2
y2123, तो इसको यहाँ पे उसके हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर देंगे और इसी तरह q के ऊपर भी यही कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो ये आफ्टर डिफ्रेंशिएशन फॉर्मूले ड्राइव होके मेंशन करे हुए हैं, बट इन फार्मूलोज को रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ p की के और q के की वैल्यूज़ को याद रखना ज़रूरी है। ये अगर याद हैं तो आप इन वैल्यूज़ को ईजिली ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हैं यही फॉर्मूले इधर मेंशन हुए हुए हैं, बट यहाँ पे क्या है हमारे पास, इसको कह सकते हैं हम, क्या इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट अभी नहीं किया है, बट ये फॉर्मूले और ये दोनों सेम हैं, सिर्फ क्योंकि दो डिफरेंट बुक्स हैं इस वजह से इनमें इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी डिफरेंट आ रही है। इधर आई यूज़ हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास एन यूज़ हो रहा है। ये सिर्फ इस वजह से शो करा हुआ है मैंने दो अलग अलग बुक्स के फॉर्मूले, ताकि कोई भी एग्जाम्पल आप किसी भी डिफरेंट बुक से देख रहे हो तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। तो ये हमारे पास J1 की वैल्यूज़ आई हुई हैं कि J1 में हमारे पास कहाँ तक जाएगा, देन फिर ऑफ डायगोनल और डायगोनल एलिमेंट J2 के आ गए यहाँ पे, फिर ये J3 और फिर ये J4। तो ये जो फॉर्मूलेज हैं ये फॉर्मूलेज हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं, ये वही फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, कि ये डायगोनल का, ये ऑफ डायगोनल, ये डायगोनल ऑफ डायगोनल, देन ये ऑफ डायगोनल डायगोनल, इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूले आ गए। अच्छा, अब हमारे पास उसी इक्वेशन के अंदर अगर देखें तो ऑन द लेफ्ट हमारे पास चेंज इन रियल पावर और रिएक्टिव पावर चल रहा है। अब ये एक्चुअली कहाँ से आएगा, तो ये हमारे पास चेंज इन रियल पावर जो है ये हमारे पास बराबर होगा पावर स्केड्यूल्ड माइनस पावर जो कि हमारे पास आ रही होगी कैलकुलेटेड। इसी तरह रिएक्टिव पावर का भी यही होगा कि स्केड्यूल्ड माइनस कैलकुलेटेड। कि यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें जब चेंज इन पावर्स मिल जाएंगे तो हमारे पास एट दी एंड क्या होगा कि हम यहाँ पे कैलकुलेटेड पावर्स निकाल लेंगे। इसी तरह सेम चीज़ अप्लाई होगी बस वोल्टेजेस पे भी। अगर मैं थीटा की बात करूँगा, थीटा मेरे पास एक्चुअली बराबर होगा, यानी कि नेक्स्ट साइटेशन का थीटा बराबर होगा प्रीवियस साइटेशन का थीटा प्लस चेंज इन थीटा, ये भी प्रीवियस साइटेशन का। और सेम यही चीज़ हमारे पास वोल्टेज के लिए भी अप्लाई होगी। ठीक है, अभी इस वीडियो को यहीं तक मैं लिमिट रख रहा हूँ, सही है। इसके अंदर अभी तक हमने न्यूटन रॉप्सन मेथड्स के पार्ट्स डिस्कस करे हैं कि क्या क्या पार्ट्स हम लोग न्यूटन रॉप्सन मेथड्स में फाइंड आउट कर रहे होंगे, बट अभी मैं एक्चुअल एग्जाम्पल की तरफ नहीं जा रहा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, वो आप थ्रू ईमेल से पूछ सकते हैं, कोई भी क्यूरी हो। ये जो मेथड है हमारे पास, ये भी हम एग्जाम्पल करेंगे तो ये मेथड और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इट्स अ लेंथी मेथड बट इट्स अ पार्ट ऑफ पावर सिस्टम, तो हमें इसको गो थ्रू करना भी ज़रूरी है। थैंक यू।